अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी मुख्तलिफ इशूज़ पे मीटिंग कर रहे हैं। आज सबसे अहम मीटिंग उनकी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को कैसे इफेक्टिव किया जाए उस हवाले से थी। मुख्तलिफ सूबों के एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी थे। सुप्रीम कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज ATC एंटी टेररिज्म कोर्ट के थे वो भी थे। और सबसे अहम बात है, लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज और सुप्रीम कोर्ट के जज मलिक शहजाद अहमद घेबा, जिनको पंजाब से एडमिनिस्ट्रेटिव जज चुना गया है, वो भी थे। और अभी तक उसका एलामिया जारी नहीं हुआ, लेकिन इतलात ये हैं कि मलिक शहजाद साहब ने मीटिंग के दौरान कोई 9 मई के केसेस के हवाले से कोई जिक्र किया तो उनको खैर रोक दिया चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने। मीटिंग में यही जो पैगाम था वो ये था कि ATC अदालतों को कि हम आपके साथ हैं, कोई मसला हो तो हम आपके साथ हैं और हुकूमत भी हर किस्म की आपको फैसिलिटीज़ देगी। मुख्तलिफ जो देखा गया कि सिंध में इंसदाद दहशतगर्दी की जो केसेस हैं वो बड़े पेंडिंग हैं। वजह क्या है? तो उसमें कहा गया कि जी स्ट्रीट क्राइम के जो केसेस हैं पुलिस उनको भी वहाँ शामिल ATC उन पर लगा, एंटी टेररिज्म की सेक्शन लगा देती है। बलूचिस्तान की वजूहत और थी। खैबर पख्तूनख्वा में ये कहा गया कि जी एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो हेड हैं, जो जज हैं, उनकी आइडेंटिटी जो है वो ज़ाहिर ना की जाए, इस हवाले से बात हुई। पंजाब में तो ये कहा गया कि 2023 से पहले जो ATC जजेस जो पेंडिंग हैं वो बहुत कम है, कुछ 50-60 हैं, उससे ज़्यादा नए केसेस हैं। तो ये मैसेज था उनका कि जी आप इफेक्टिवली काम करें। अभी तक इलामिया जारी नहीं हुआ, उसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अटारनी जनरल मंसूर अमान, एडिशनल अटारनी जनरल चौधरी आमिर रहमान, मुख्तलिफ सूबों के हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज वो भी शामिल थे मीटिंग में। कल बड़ी अहम मीटिंग होनी है। एक तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की मीटिंग है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का अभी एजेंडा नहीं मालूम कि क्या है, क्या मुख्तलिफ कंप्लेंट टेकअप होंगी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो ख़त है, 6 जजेस का ख़त, जिसमें था कि जी हमें इंटरफेरेंस होती है और हमें इस हवाले से जो है वो सजेस्ट करें, गाइडेंस दें कि जी जो ये एग्जेक्टिव की इंटरफेरेंस है इसको हम कैसे डील करें। इसके अलावा जो कल सबसे अहम है वो जुडिशल कमीशन का इजलास भी है। उसमें जो सिंध के में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का मैटर आएगा और अब देखते हैं कि सिंध में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसके लिए जो जज नामजद होते हैं वो कितने होते हैं। तो कल सबसे पहले, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली से रेजोल्यूशन पास कर दी और दूसरे सूबों में अभी जो वो असम्बली रेजोल्यूशन पास नहीं हुई, क्योंकि सूबाई जो है वो जो असम्बलीज़ हैं उनसे जब रेजोल्यूशन पास होगी तो उसके बाद जो है वो सूबों जो हाई कोर्ट हैं वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेंगे। तो अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेंगे। अब ये है कि जो इतलात हैं वो ये है कि जी सिंध में जजेस की नॉमिनेशन कल होनी है। अब देखते हैं कि वहाँ रिप्रेजेंटेशन जो है वो एग्जेक्टिव के मेंबरान की भी ज़्यादा है, 17 लोग हैं गलबन इसमें, क्योंकि 13 तो जो परमानेंट होते हैं ना जुडिशल कमीशन के मेंबर। इसमें अब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीनियर पुनी जज, बार के नुमाइंदे और जो प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर, वो 4 और ऐड होंगे। अब देखते हैं कि इनमें सिंध हाई कोर्ट के कौन से जजेस को नामजद किया जाता है यानी अदालत के केस के आइनी बेंचेस में किन को किया जाता है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का मैटर भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं उस हवाले से क्या सूरत हाल बनती है। अदालतों में एक मामला तो चल रहा है कि अब ये केस जो है ये मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, तो इसको कैसे कहाँ जो वो केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस को भेजा जाए या ख़ुद एडजुडिकेट किया जाए। आज भी बताया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में वहाँ कोई केस आया तो उन्होंने मजाकन कहा कि ये जो केस है ये तो साथ, क्योंकि उनके बैठे थे जस्टिस आयशा मलिक, तो उन्होंने कहा कि ये केस तो मैडम की अदालत का केस है, यानी आइन की इंटरप्रिटेशन का केस है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये सूरत हाल है और सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं वो फुल फ्लैज जो है वो अपना उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे फोकस किया हुआ है, क्योंकि जो एडजुडिकेशन का मैटर है वो तो अब ये अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जो 3 रुकनी कमेटी है उन्होंने डिसाइड करना है कि कौन से केस हों क्या हों। लेकिन जो इतलात ये हैं कि हुकूमती लोगों की ख्वाहिश है कि ये जो 7 जज हैं, ये जो 26वीं आईनी तरमीम में जो पटिशन आई हैं, ये जज सुने
ताकि एक ठप्पा लग जाए, एंडोर्समेंट हो जाए या जो भी, ताकि ये यानी ये मामला ख़त्म हो। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो कला इस बात पे करेंगे कि आप तो बेनिफिशरी हैं जो नॉमिनेटेड जज हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के, फुल कोर्ट बनाया जाए। अब देखते हैं कि ये कब ये केस लगता है। 2 महीने के लिए ये बेंच बना है। याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में बिजी हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार भी उन्होंने चेंज किया। पहले जो खातून रजिस्ट्रार थी उनको फेडरल जुडिशल एकेडमी में जो वो अपॉइंट कर दिया एज ए जो वो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, और जो है वो सलीम खान नए जो है वो सिविल सर्वेंट जो हैं जज सिविल सर्वेंट ऑफिशियल, उनको सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार बनाया है, ऑफिसर हैं। तो जो एक काजी फैसल साहब ने अपने दौर में ये था कि जी हम एग्जेक्टिव ऑफिशियल्स को सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार नहीं लाएंगे, लेकिन अब फिर जो है वो वही सिलसिला शुरू हो गया है कि डीएमजी ग्रुप और मुख्तलिफ जो है वो जो जुडिशल साइड से हट के लोगों को फिर दोबारा अपॉइंट करने का सिलसिला शुरू हो गया है। और रजिस्ट्रार जो है वो अब जो वो यानी एग्जेक्टिव साइड से अपॉइंट होंगे। जुडिशल का उनका अमूमन जो जस्टिस काजी फैसल थे, उन्होंने आपने देखा होगा कि जो सेशन जज थी जजीला असलम, उनको रजिस्ट्रार लगाया था यहाँ अब। और ये बताया जा रहा है कि ये जो सलीम खान है ये पेशावर हाई कोर्ट में भी उनके साथ थे, और इसी तरह और भी एक स्टाफ के मेंबर की उन्होंने डिप्यूटेशन पे अपॉइंट किए यहाँ, वो भी उनके साथ वहाँ मौजूद थे। तो वो बताया जाता है कि वो सिविल सर्वेंट के साथ याहिया अफरीदी साहब कंफर्टेबल होते हैं, और उन्होंने फिर सिविल सर्वेंट को, और ये बड़े अरसे से बात हुई है कि जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इस बात को करते हैं कि क्यों ये डिप्यूटेशनिस्ट को यानी और वो लोग जो सिविल सर्वेंट हैं वो क्यों सुप्रीम कोर्ट में उनकी तकर्री होती है। अगर आपने करने भी है तो जुडिशल साइड के लोग जो सेशन जजेस हैं उनको क्यों नहीं रजिस्ट्रार, क्या ज़रूरत, सिविल सर्वेंट क्यों जो है वो अपॉइंट किया जाता है, क्या वजह है, क्या उनकी खिदमात ऐसी होती हैं कि वो इफ़ेक्टिवली काम करते हैं, इसका ये मालूम नहीं। तो खैर याहिया अफरीदी साहब की ये अपनी सोच है। वैसे तो अब उन्होंने यही मीटिंग्स ही करनी है। जो एडजुडिकेशन का मामला है, जैसे हमने बताया, अहम केसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन केसेस हैं वो तो डिसाइड करने हैं जैसे अमीनुद्दीन खान और जैसे मोहम्मद अली मज़हर और जैसे जमाल मंदोखेल की कमेटी ने कि हमने 2 महीने में क्या करना है। लेकिन हुकूमती लोगों से जब बात की जाए वो ये समझते हैं कि अब जो है वो जो एक सोच थी कि जी हर जो सियासत को शेप देना अदलिया का काम है, और अदलिया एक यानी एक उसका एक रोल बन गया था कि हर मामला जो है वो जो भी आता था पॉलिटिकल नेचर का वो आखिर में सुप्रीम कोर्ट में आता था। तो ये चीज़ अब ये ट्रेंड हुकूमती लोगों की ख्वाहिश है, हुकूमत की ख्वाहिश है कि ये ख़त्म किया जाए। और वाज़े तौर पे माजी में अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ था, उसकी वजह से अदलिया को कभी इस्तेमाल किया गया, कभी अदलिया खुद ने अपने आप को साइड किया। लेकिन वो एक अलायंस था अनहोली इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का, तो उससे जो है वो पार्लियामेंट कमज़ोर हुई, एग्जेक्टिव भी कमज़ोर हुई। लेकिन अब इस दफ़ा क्योंकि वो अलायंस टूट गया है, और लेकिन जो सबसे अफसोसनाक सूरत हाल है वो ये है कि इस पूरी सिचुएशन में जो विक्टिम है वो इंडिपेंडेंट जज हैं। वो जज जो हैं वो माजी में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के साथ खड़े रहे, और वो उन्होंने कभी जुडिशल ओवर रीच नहीं की, बल्कि जुडिशल ओवर रीच को यानी कंडेम किया। लेकिन वो इस वक्त सबसे बड़े विक्टिम हैं, आपके सामने हैं, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे बाबर सदार, जैसे अतर मिलना, ये वो जजेस हैं जिन्होंने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को इन जजेस ने एंडोर्स किया, 10 जजेस ने। तो अब दूसरी तरफ से उनको ये भी एक ताने मिल रहे हैं कि जी अगर आपने पार्लियामेंट के इख्तियार जो है वो माना है तो आप भुगतें ये बात, और पार्लियामेंट ने आपको साथ जो किया है। लेकिन जो पार्लियामेंट के लोगों से बात की जाए तो वो कहते हैं जी जो बैगेज है इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार और जो माजी में होता रहा, वो उसकी बुनियाद पे ये सारा कुछ हुआ है। विक्टिम बेशक ये हो गए हैं, लेकिन हमने तो वो चीज़ें की जो जुडिशरी में थी। लेकिन मेन वजह जो थी वो 12 जुलाई का फैसला था रिजर्व सीट का, जिस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। याहिया अफरीदी साहब भी उस मामले में खामोश हैं, और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस भी खामोश हैं। आइनी बेंच के जो नॉमिनेटेड जजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के, वो भी अभी तक खामोश हैं कि जी 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ऐसे ही रहेगा, ये अमल दरामद उस पर होगा। उसको अमल दरामद कौन करेगा, जो ख़ासकर रिव्यू पिटीशन है वो कौन सुनेगा, ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त अभी तक यानी देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो कल का इजलास है उसमें क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो इस वक्त जो सारी नज़रें वो जो आइनी बेंच है बनेगा 7 जजेस उन पे है। दूसरे जजेस एडमिनिस्ट्रेटिव उनका काम होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब देखते हैं कि वो कल क्या मैटर डिसाइड करते हैं, कौन सी कंप्लेंट रिजेक्ट करते हैं या 6 जजेस का जो लेटर है उस हवाले से क्या इकदाम करते हैं। फिर जो जुडिशल कमीशन जो सिंध हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए जजेस नामजद करेगा, उसमें देखते हैं कि क्या इनपुट आती है, कि किस तरह के क्राइटेरिया बनाया जाता है। पीपल्स पार्टी अब किन जजेस को नामजद करती है। फारूक नायब साहब भी हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं, उनका तलक भी सिंध से है। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन, उनका तलक भी सिंध से है। तो ये सिंध की कल रिप्रेजेंटेशन है। कुछ अब देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया अडॉप्ट होता है कि किसको एडमिनिस्ट्रेटिव जज वहाँ, अगर वहाँ चीफ जस्टिस जो है वो सिंध हाई कोर्ट उनको लगाया जाता है जी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के प्रिजाइडिंग जज हों और सीनियरिटी में ही जो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाए जाते हैं, तो फिर ये आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों 3 जजेस को सुपरसीड किया गया, क्या वजह थी, क्यों जस्टिस याहिया अफरीदी भी नहीं रहे। लेकिन जो बात है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक बात जो है जिसमें दाद देनी होगी, उनको हुकूमत ने उनकी प्रपोज़ल को नहीं माना और उनको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन वो उस मामले को उन्होंने फील ही नहीं किया। वो इस मामले में बज़ाहिर ये भी लगता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को हमने 4 साल में देखा है, जब भी कोई मुश्किल केस आया है तो उन्होंने साइड से एक तरफ यानी पोजीशन उस तरह नहीं ली, कभी रिक्यूज़ कर दिया, कभी कोई बीच में मिडल वे निकाल लिया। तो एक उनकी पोजीशन है। दूसरी तरफ लोगों से बात की जाए, वो कहते हैं जी जो बुक के मुताबिक चलने वाले वो जज हैं, जो बुक में लिखा है उससे मुताबिक ही चलेंगे, चाहे वो दिल में सोचेंगे कि ये चीज़ गलत है, लेकिन बुक के मुताबिक अगर चीज़ जो बनती है वो उस तरह ही चलेंगे। अब मसला ये आ रहा है कि बुक ही चेंज हो गई है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बुक में एग्जीक्यूटिव का रोल बढ़ गया है, जुडिशरी का कम हो गया। अब उन्होंने तो बुक के हिसाब से चलना है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वो जुडिशल प्रेसिडेंट को बड़ा वेटेज देते थे। तो रावलपिंडी बार एसोसिएशन की जजमेंट है जिसमें लिखा हुआ है जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है, तो फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया 4 नवंबर को। मेरा ख्याल है उस पर उनसे बात हो रही है कि 4 नवंबर को उन्होंने फुल कोर्ट बुला लेते, तो मे भी मेजॉरिटी यही कहती कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। लेकिन हुकूमत की तरफ से भी वाज़ेह पैगाम था कि अदालत अगर 4 को बैठती तो फिर जजेस को भी पता चल जाता। तो ये हुकूमत इस वक्त ताकतवर है हर लिहाज से। और कुछ लोगों की राय ये है कि जजेस को जो है वो फ़िलहाल 2-3 महीने जो है वो रिलैक्स करना चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि जी यहाँ जिस तरह सियासत को शेप दी जाती है, तो चीज़ हालात का तकाजा ये है कि 2-3 महीने रिलैक्स करें, किसी तरह भी कोई कोशिश ना करें, क्योंकि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ एस्टैब्लिशमेंट एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के साथ खड़ी है। तो इसमें जजेस में तकसीम भी है। और आपने देखा कि जुलाई 12 का फैसला तो आया, लेकिन उसके बाद क्या वो जज एक पेज पे रहे? बज़ाहिर ये लग रहा है कि वहाँ भी एक पेज नहीं लगा। और अब आइनी बेंचेस के जजेस जो हैं उनका जो दूसरे जजेस के साथ जो रिलेशनशिप वो क्या होगा। हुकूमती लोगों से की राय तो ये है कि 2 महीने के लिए जी सिर्फ 7 जज बिठाए गए, फिर मे भी 12 हो जाएँ, 10 हो जाएँ। फ़िलहाल हमने इनको की है। और अमीनुद्दीन खान साहब जिन्होंने अपने आप को वोट दे के बने हैं, वो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल वो इस मामले को किस तरह चीज़ों को डील करते हैं। उनकी जूरिस्प्रूडेंस पे हमने बात कर ली है कि वो किस किस्म के उन्होंने फ़ैसले माजी में दिए हैं और क्या वो करेंगे। सबसे अहम चीज़ जो केस है वो उनके सामने ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से है, क्या ये वो टेकअप करते हैं। और जो हर एक जो हुकूमती ख्वाहिश भी है कि वो ये बेंच टेकअप करे, फुल कोर्ट ना करे। और अगर जज बढ़ा भी नहीं जाए तो कम से कम जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर वो ना हो, और उसके लिए कुर्बानी देने के लिए याहिया अफरीदी साहब भी ना हो। क्योंकि जैसे मुनीब और जैसे मंसूर अगर बेंच में होंगे, सबको मालूम है कि उन्होंने जो एक पोजीशन लेनी है तो मेजॉरिटी जजेस ने उनका साथ देना है। तो कोशिश होगी कि ऐसे जजेस को शामिल किया जाए जो है वो जजेस को इकट्ठा भी ना कर सकें। तो देखते हैं इस वक्त जो है वो जुडिशरी हर देखने की अपनी अपनी सिचुएशन है। कुछ कहते हैं जी कि जुडिशरी का इसी तरह ही रोल होना चाहिए, जुडिशरी को सियासत की शेप नहीं देनी चाहिए, लेकिन और इतना ही रोल होना चाहिए कि वो एक जो वो आर्बिट्रेशन यानी उनका रोल है कि 2 पार्टीज़ में फ़ैसला करना
वो इस तरीके से अपना पावर प्लेयर ना बने। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जब रियासत और आम शहरियों में जब इम्बैलेंस हो और रियासत की तरफ से यानी जो जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, तो उसमें क्या अदलिया खामोश तमाशाई रहेगी? इन जजेस ने तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो ओथ दिया हुआ है वो क्या तकाजा करता है? तो दोनों तरफ जो है वो आर्गूमेंट तो हैं। अब फैसला देखते हैं कि क्या यानी इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अदलिया की पोजीशन कमज़ोर है, और उसकी वजह ये है कि अदलिया में अप्रोचेस में डिफरेंस है। कुछ जजेस समझते हैं कि हमें टाइम बीइंग जो है वो किसी किस्म की एग्जेक्टिव या पार्लियामेंट के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, और कुछ हैं जो समझते हैं कि हमें जो वो अपनी जो हमारी पावर ली गई हैं हमें उस हवाले से फ़ाइट करना चाहिए। देखते हैं क्या हालात बनते हैं। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।